गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और आज जो है क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग पहले अटेंड करते हैं। क्वेश्चन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट्स हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक बात रिकॉल करवा दूं मैं कि नोट नंबर प्लेस्ड है 1 2 3 4 5 6। ये जो नोट नंबर अगर पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये कि उसको हम नोट से डील करके क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। यहाँ पर जो बैलेंस शीट के कंटेंट्स हैं उसको यहाँ से नहीं हमने यूज करना है। अगर हमारे को नोट नंबर दिए हुए हैं तो हम सीधा नोट्स पे जाएंगे और उस नोट्स के अकॉर्डिंगली जो जो उसके कंटेंट्स हैं वहां से हमने क्वेश्चन को अटेंड करना है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान देंगे। हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। और आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर क्वेश्चन को अटेंड करना है तो सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट्स को चेक किया जाए, और अगर एडजस्टमेंट एसेट से रिलेटेड है तो एसेट का एक अकाउंट बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पहले भी बात बताई जा चुकी है कि अगर किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम दिया हो सकता है, कभी कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नाम दिया हो सकता है। अगर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नजर आते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है कि आप एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाएं। तो हम लोगों ने इसको अलग से भी पढ़ा हुआ है, और अगर आप कुछ पार्ट को यहाँ पर भूलते हैं तो पिछले वाले लेक्चर्स को जरूर फिर से रिप्ले करके देखिए। लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है वहां पर। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स क्या है। मैं एक बात और भी बता दूं कि एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोगों को जो एग्जाम में एडजस्टमेंट सीबीएसई और आईएससी के लिए तो वो या तो एसेट से रिलेटेड होगी या प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड होगी, और इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट जो दी हुई है, सबसे पहले दिया हुआ है 1,12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। देखिए इस तरह की एडजस्टमेंट्स जो हैं ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर बताई जाती हैं। ये इनफैक्ट में सिर्फ इतनी सी बात की सूचना दे रही है कि आपको जो इंटरेस्ट निकालनी है वो ओपनिंग बैलेंस पे निकालनी के क्लोजिंग बैलेंस पे। अब देखिए अगर किसी चीज की एडजस्टमेंट दी हुई है तो उसमें अगर एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और प्रोविजन फॉर टैक्स है तो उसका आपको सबसे पहले एक अकाउंट बना लेना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन costing 80,000 on which accumulated depreciation was 40,000 was sold at a gain of 10,000। तो एक मशीन को सेल कर दिया गया है, यानी कि एक एसेट की एडजस्टमेंट है, तो आपको एसेट का अकाउंट बनाना है। अब अगर आप नोट नंबर 5 में देखें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो इससे एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि हमें एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी यहाँ पे बनाना चाहिए। तो कुल मिला के अब अगर हम इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो एक तो हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना चाहिए और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट दी है तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का भी आपको अकाउंट बना लेना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये इंफॉर्मेशन है, इसके लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अमूमन जो अकाउंट बनाने पड़ेंगे वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम हो सकता है, या सिर्फ डेप्रिसिएशन भी नाम हो सकता है, उसका अकाउंट बनाना हो सकता है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया और एडजस्टमेंट्स भी दी। इसके अलावा आपको एसेट का अकाउंट बनाना हो सकता है और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया हुआ है पर इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो नोट्स टू अकाउंट्स थे उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस दिया हुआ है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में उनके पास 12% के डिबेंचर्स हैं, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स है, टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है, और इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल। अब देखिए, एक जो बात आपको ध्यान देनी है, आपको पहले भी क्लासेस में बताई जा चुकी है कि बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपको याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जरूर होता है करंट लायबिलिटीज के अंदर, पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने अब जो है नए वाले मेथड के अनुसार, पहले इसके 2 और तरह के ट्रीटमेंट्स होते थे, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो अब आपके लेटेस्ट सिलेबस में उसके डीलिंग क्या करनी है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ गया है तो आपने यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको इनफ्लो दिखाना है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, आपके पास पैसे आए हैं। और इसी तरह से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको आपने आउटफ्लो दिखाना है। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को क्योंकि करंट दिया होता था तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ डील किया जाता था, अब वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास पुराने एडिशन की बुक है तो उसमें हो सकता है ऐसा दिया हो, जो कि आपको नहीं करना है। आपको प्लीज मार्क माय वर्ड, ये ध्यान देना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो में दिखाना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो आपको दिखाना है इनफ्लो, और अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो आउटफ्लो, क्योंकि इसका मतलब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का उतना पैसा वापस कर दिया है। अगर वापस कर दिया तो हम डिक्रीज करने पे उसको आउटफ्लो दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, और क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको याद होगा कि हम लोग एक वर्किंग नोट भी बनाते हैं। तो स्टार्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए 2 अकाउंट ड्रॉ कर लेने चाहिए। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा एसेट का यानी कि मशीनरी का। मशीनरी का अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट दी है। अगर एडजस्टमेंट दी होती है तो जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन होती है, और उस हिडन इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें उस एसेट का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चलिए। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने की वजह जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन के नहीं दिए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट का हो सकता है, किस एसेट का है ये ब्रैकेट में बता देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अलग अलग एसेट्स के अलग अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होते हैं। तो हम यहाँ पर मशीन का जो है अकाउंट बना रहे हैं, तो हम लोग मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बता दें यहाँ पे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में मशीन लिख दें, ऐसा करने से बेटर रहेगा। अब देखिए, चूंकि ये एक तरह का रिजर्व है तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इस जगह पे क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिट में, डेबिट में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि ओपनिंग बैलेंस ये यहाँ पर लिख दिया, फिर जितना भी डेप्रिसिएशन उन्होंने इस साल लगाया होगा वो हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या डेप्रिसिएशन अकाउंट, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी नाम हो सकता है। तो जितना भी डेप्रिसिएशन आप साल भर में लगाते हो वो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भिजवाते हो, और इस जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर।
जनरल वे में यहाँ पर क्या होता है कि शुरुआत का डेप्रिसिएशन लिखा आपने, ओपनिंग मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो डेप्शन लगाया वो यहाँ पे लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस आपका डेप्शन का पता चल गया। अगर आपको क्लोजिंग दिया हुआ है तो ये टैली हो जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जनरल वे में तो तीन ही चीजें आती हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि इस जगह पर यहाँ से हम कुछ डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं एसेट के अकाउंट के अंदर। ये एसेट के अकाउंट के अंदर क्यों ट्रांसफर करते हैं? देखिए कभी ये तब ट्रांसफर किया जाता है कि जब किसी एसेट को सेल कर दिया जाता है। अगर किसी एसेट को सेल कर दिया जा रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे रखने का कोई लॉजिक नहीं है, और उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, उस एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि एक तो हमारा जो है एक्यूमुलेटेड ऑप्शन जो उसका पड़ा था उस एसेट का वो खत्म हो जाता है, और दूसरा उस तरफ से उतनी वैल्यू की एसेट भी जो है खत्म हो जाती है क्योंकि वो हमने सेल कर दिया। तो ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, आप अगर भूल गए हैं तो प्लीज पुराने लेक्चर्स को रिकॉल करिए, उसको फिर से एक बार देखिए। ये हमने काफी डिटेल में अलग से पढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम बनाते हैं एक एसेट का अकाउंट, और एसेट का नाम यहाँ पे जो था वो मशीन था, तो मशीन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मशीनरी की एडजस्टमेंट्स दी हुई है। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, ये आपको पता है, एक स्टैंडर्ड रूल है हमारा, डेबिट ऑल एसेट्स क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। तो मशीन एसेट है, ये हमेशा डेबिट से इंक्रीज होती है, डेबिट से स्टार्ट होती हैं, और क्लोज करते समय इसका बैलेंस क्रेडिट में होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर मशीन का बैलेंस दिया हुआ है, और आपको मैं एक और बात भी याद करा दूं कि जब आप एक्यूमुलेटेड ऑप्शन बना रहे होते हो तो तीन बातों का आपने ध्यान देना होता है, तीन स्टैंडर्ड रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि अगर किसी एसेट का आपने एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो कॉस्ट पे होंगे, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखे जाएंगे, यानी कि बिफोर डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यूज का लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 26 लाख में से यहाँ पर आपने 2 लाख माइनस करके 24 लाख वैल्यू निकाली हुई है। तो हमें कौन सा वैल्यू लेनी होती है अकाउंट बनाते समय? जो ओरिजिनल कॉस्ट है बिफोर डेप्रिसिएशन की जो वैल्यूज है उसको लेना होता है, यानी कि 20 लाख और 26 लाख की वैल्यूज को हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 20 लाख एंड 26 लाख। ये हमारा रूल नंबर 1 है कि बिफोर डेप्रिसिएशन जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लिखना होता है। ये मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इंडिविजुअली इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी होती है कि आप जनरल वे में जब अकाउंट बना रहे होते हो तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखते हो। ये डेप्रिसिएशन आपने अब नहीं लिखना है क्योंकि इसका एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट बना हुआ है। ये सारे के सारा जो डेप्रिसिएशन है ये सारे के सारा उस डेप्शन अकाउंट में, उसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्शन या एक्यूमुलेटेड डेप्शन या सिर्फ डेप्रिसिएशन हो सकता है, वहां पर लिखा जाएगा। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होके आएगा अगर कोई एसेट सेल होती है, तो जितना एक्यूमुलेट किया हुआ उसका डेप्शन है उसको हम ट्रांसफर करते हैं इस एसेट अकाउंट में। इसका इफेक्ट क्या होता है कि उधर से ऊपर से उतने रुपए का डेप्शन अकाउंट खत्म हो जाता है और नीचे से उतने रुपए की एसेट खत्म हो जाती है जो सेल हो गई है। तो इन तीन बातों का हमने ध्यान देना। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है जी यहाँ पर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस है 1 लाख एंड 2 लाख। तो इस बैलेंस को भी हम पुट कर देते हैं डेप्शन के अकाउंट में, और ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस लिख दे रहे हैं जी 2 लाख। अब हम इसके बाद एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000। इस साल एक मशीन जो 80,000 कॉस्ट की थी, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000, जिसके ऊपर 40,000 रुपीज का डेप्शन एक्यूमुलेट हो चुका था, यानी कि 40,000 रुपीज का डेप्शन लगाया जा चुका था। तो अगर 80,000 की मशीन है और 40,000 वो डेप्रिशिएट हो चुकी है तो आज की उसकी बुक वैल्यू जो है वो 40,000 है, क्योंकि 80 में से वो 40,000 वैल्यू की डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो बची कितनी की है? वो 40,000, तो उसकी बुक वैल्यू 40,000 है। वो कहते हैं वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10,000, और उसको उन्होंने बेच दिया कितने गेन पे?
10,000 के गेन पे, यानी कि 80,000 की जो मशीन थी और 40,000 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, तो उसकी बुक वैल्यू आज की कितनी थी 40,000, और उसमें उन्होंने 10,000 प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो 40,000 प्लस 10,000 यानी कि उस मशीन को उन्होंने बेच दिया 50,000 रुपीज में। तो हम इस एसेट को सेल कर देते हैं, और सेल करते समय उन्होंने बताया कितने में सेल किया, 50,000 में। तो जब हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और मशीन अकाउंट में पोस्टिंग होती है बाय बैंक, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि उसको हमने सेल किया है, और कितने में सेल किया है, हमने उसको सेल किया 50,000 में। एक और बात जो आपको ध्यान देनी थी कि जब हम सेल करते हैं तो सेल करते समय वो या तो कुछ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जैसे कि इस केस में उन्होंने उसको बताया ही कि 10,000 प्रॉफिट पे बेचा है, तो हम यहाँ पर उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, और इस जगह पे हम लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये था प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल कितना था 10,000 रुपीज। ये अकाउंट बनाना, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाना प्रीवियस लेक्चर्स में बताया जा चुका है, मैं बहुत ज्यादा एलॉबरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं बार बार बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो रहे तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूसली फिर से दोबारा से एक बार उसको देखिए। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या था कि इसको कॉस्ट पे लिखना था, हमने कॉस्ट पे लिखा। दूसरी चीज रूल क्या था कि डेप्रिसिएशन जितना भी साल में लगता है वो हमने यहाँ नहीं लगाना है, वो भी नहीं हमने लगाया। तीसरी एक बात जो ध्यान देने की थी एक्यूमुलेटेड डेप्शन के लिए कि अगर कोई एसेट सेल होती है तो उसका जितना भी एक्यूमुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को हमने मूव करना है। तो क्वेश्चन में बताया था कि जो एसेट सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेटेड था 40,000, तो इसको हमने यहाँ से ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? मशीन के अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट में कब ट्रांसफर करना है? जब वो सेल हो गई होगी। तो ये कितने की थी? 40,000 रुपीज की उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन था। तो मशीन सेल हुई, उसका मशीन का 40,000 का डेप्शन हमने उसके अकाउंट में भेज देना है। जब हमने यहाँ से भेज देना है तो ये मूव होके यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह पे हम लोग लिखेंगे कि उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ मशीन, या ब्रैकेट में मशीन लिखते हैं, जो भी है ये आपको मेंशन करना है कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन उस मशीन का था। तो ये था आपका 40,000। हमने तीनों बातों को फॉलो कर लिया। बिफोर डेप्रिसिएशन लिखा, यानी कि कॉस्ट पे लिखा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को। दूसरा हमने यहाँ पे डेप्शन को नहीं लिखा, और तीसरा ऊपर से ट्रांसफर कर दिया उस डेप्रिसिएशन को जो एसेट सेल हो गई है उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्शन पड़ा हुआ था। इसके अलावा इसमें कोई भी और बात नहीं बताई गई है। अब हम इसका टोटल करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल हो रहा है 26,90,000 रुपीज, 26,90,000, और यहाँ पर 6,80,000 रुपीज का बैलेंस आने लग गया। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि डेबिट साइड में एसेट अकाउंट में 3 चीजें होती हैं। एक ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर किसी एसेट की परचेज होती है, या कोई एसेट को सेल किया उस पर प्रॉफिट होता है। तो 2 चीजें ऑलरेडी हैं। तो ये जो बची हुई चीज है ये क्या है? ये शो करती है कि इतने रुपए का आपने परचेज किया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये इन फैक्ट में ये परचेज रहा है, और यही हिडन इंफॉर्मेशन थी जो आपने पता करी। तो चूंकि आपने बैलेंस क्लोजिंग नहीं निकाला है इसलिए आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। हमने ये बैलेंस करके पता किया कि उन्होंने जो है मशीन 6,80,000 रुपीज की परचेज करी है। अब हम चलते हैं इसके एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट पे, इसको क्लोज करते हैं। ये टोटल हो रहा है जी 2,40,000, और इस जगह पे 1,40,000 रुपीज का बैलेंस आने लग गया। यानी कि इस बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया एसेट के ऊपर वो 1,40,000 का था। अगर हम इसका मतलब समझें तो 1,00,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था डेप्शन का, 1,40,000 रुपीज के डेप्शन और लगाए गए, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्शन हो गया 2,40,000। इसमें से एक मशीन जो सेल हो गई है उसका 40,000 डेप्शन हटा दिया, तो अब जो बची हुई एसेट्स हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्शन 2,00,000 रुपीज है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा।
ये बैलेंस करके हमने पता किया कि कितने रुपए का डेप्शन हम लोगों ने इस बार चार्ज किया था। अब देखिए पहला काम था हमें अकाउंट बनाने। अभी कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको अकाउंट इसलिए बना लेना चाहिए क्योंकि इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब हम दूसरे काम पे चलते हैं और दूसरा काम है हमें ये पता करना कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना है, जिससे कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करना होता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो आइए इस वर्किंग नोट पे चलते हैं और क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखेंगे। तो मैंने वर्किंग नोट जो है वो पहले से ही टाइप करके लिख लिया है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। और स्टैंडर्ड वे में आपको याद करा दूं कि जब जो प्रॉफिट हमें गिवन होता है सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसको हम लेते हैं और इसके बाद इसमें 4 चीजों को जो आपसे रिलेटेड है उसको लिया जाता है। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स रिफंड्स भी होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े तो हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको क्या क्या ऐड करना होता है याद करा देता हूं मैं। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर लेना होता है, प्रपोज डिविडेंड्स ऑफ लास्ट ईयर लेने होते हैं और इस बार के प्रपोज डिविडेंड को हमें इग्नोर करना होता है। पुरानी बुक्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ अब इतनी सी बात ध्यान देनी है कि जो भी लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको ही हमने कंसीडर करना है, वही हमने पे किया होगा। अभी का जो प्रपोज डिविडेंड है ये नेक्स्ट ईयर कंसीडर होगा, ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, अभी उसकी कोई पेमेंट्स नहीं हुई, इसलिए करंट ईयर के जो प्रपोज डिविडेंड है उसको आपने कहीं से भी ध्यान नहीं देना, उसको आपने छोड़ देना अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। इंटरिम डिविडेंड जो है वो हमेशा एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, ये हमेशा पे किए गए होंगे और चूंकि पे किए गए होंगे तो फिर ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, इसलिए इसको कंसीडर करना होता है। इसी तरीके से अगर ट्रांसफर टू रिजर्व्स है तो वो एक एप्रोप्रिएशन है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे फंड्स का ट्रांसफर है, उसमें से कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं, इनफ्लो में आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर कंसीडर करते हैं। वो बेसिकली अगर ध्यान दें तो वो नॉन कैश एक्टिविटी है। तो आपको पता है, आपने पुराने 8-9 लेक्चर्स में ये सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ अभी इस समय रिकॉलिंग कराते हुए आगे चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो अगर हम ध्यान दें तो हमें जाना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस पे, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमें यहाँ पर नोट नंबर दिया हुआ है। अगर हमें नोट नंबर दिया होता है तो फिर हम उसको नोट नंबर से कंसीडर करके चलते हैं, वहीं से ध्यान देते हैं। तो नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 में दिया हुआ है सरप्लस और लिखा हुआ है जी बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओपनिंग बैलेंस 3 लाख होता था, अभी वो 6 लाख हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन में शुरू करते हैं। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना हुआ, पहले था 3 लाख, अभी हो गया 6 लाख, तो डिफरेंस निकल के आया इसका 3 लाख रुपीस का। तो 3 लाख रुपीस सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका हमने डिफरेंस निकाल लिया। देखिए इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता है, जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। इसी जगह पे ट्रांसफर टू रिजर्व्स होते हैं, वो भी हमें नहीं दिया हुआ है, और कोई भी हमें प्रपोज डिविडेंड की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक छोड़ दिया। इंटरिम डिविडेंड भी ब्लैंक छोड़ दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी नहीं है, ब्लैंक कर दिया हमने। देखिए आपको इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक स्टैंडर्ड वे में याद कराते हुए चल रहा हूँ। जितनी चीजें दी हुई है केवल आप उतनी चीजों को लेके एग्जाम में अटेंड करेंगे। ये बार बार याद कराने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में एक आइडिया रहेगा कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा। पर हाँ, यहाँ पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ था, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का फिगर दिया हुआ है 1,65,000 एंड 2 लाख रुपीस। तो देखिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रपोज डिविडेंड्स ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर लेना होता है, जो करंट ईयर का फिगर है वो लेना होता है।
हाँ, इसमें एक बात और बतानी है कि अगर हमने इसका अकाउंट बनाया, अकाउंट कब बनाएंगे, जब हमें इसकी एडजस्टमेंट दी है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली, अकाउंट के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब चूंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर का फिगर है उसको हम लेते हैं। अब आपको मैं फिर से बता भी देता हूँ, ये रिकॉल करा देता हूँ कि हम करंट ईयर के फिगर को क्यों ले रहे हैं। करंट ईयर का फिगर क्या है कि अभी हमने उतना प्रोविजन क्रिएट किया है, अभी वो नॉन कैश एक्टिविटी है, हमने दिया नहीं है पेमेंट उसका, तो यहाँ पर तो हमें कैश फ्लो दिखाना है, कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज दिखाना है, क्योंकि वो नॉन कैश एक्टिविटी, इसलिए हम उसको वहां पर वापस ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका जो फिगर था 2 लाख रुपीस का था। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये करंट ईयर में जो फिगर है ये 2 लाख रुपीस का है। और इस तरीके से हमारा जो 5 लाख रुपीस का अमाउंट निकल के आया टोटल, और इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ में। तो चलिए, अब हमने बेसिक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है वो हमारी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है, और वो निकल के आया है हमारा 5 लाख रुपीस का अमाउंट है। तो 5 लाख रुपीस हम यहाँ पे ले लें। ये इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफी सारी चीजें ऐसी आ गई होती हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग होती हैं या फिर नॉन कैश नेचर की होती हैं। तो उन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हमने यहाँ पर इफेक्ट में लाना है। जो चीजें पहले ऐड हो गई हैं उनको हमने लेस कर देना है, और जो चीजें लेस हो गई हैं उनको हमने ऐड कर देना है। तो ये भी आपने बहुत डिटेल में काफी बार पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जो कॉमनली बी आइटम्स टू बी एडेड में याद रखने की चीजें हैं, वो जो आपको याद ही होगी बात, कि सबसे कॉमन चीज तो है भाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्टिविटी है, उसमें डेप्रिसिएशन में हम लोग चार्ज तो करते हैं, दिखाते तो हैं, पर रुपए नहीं जा रहे होते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को लेके आते हैं। और डेप्रिसिएशन के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट बनाया था, और उसमें कैलकुलेट भी किया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन का था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन का जो था वो अकाउंट में हमने बनाया था। कितना वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये था 1,40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको हमने वहां पे लेके चलना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन का। अब देखिए, ये तो सिर्फ मशीन का ही पार्ट हमने देखा। हमको और नोटिस करनी चाहिए बात कि कोई और एसेट तो नहीं है, और उस एसेट का तो नहीं कहीं डेप्रिसिएशन है, ये तो सिर्फ एडजस्टमेंट वाला पार्ट था। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार फिर से। अब क्वेश्चन में मेन पार्ट पे चल रहे हैं। मेन पार्ट में जब हम आते हैं तो इन्होंने बताया कि फिक्स एसेट्स हैं, इसी के ऊपर डेप्शन लगते होते हैं। तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट का नोट नंबर 5 पड़ा हुआ है, नोट नंबर 5 से हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। और इसके अंदर इनटेंजिबल एसेट्स भी हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स में नोट नंबर 6 पड़ा हुआ है, तो चलते हैं नोट नंबर 6 पे। नोट नंबर 6 में आप देखिए यहाँ पर गुडविल दी हुई है। गुडविल जो है वो पहले 3 लाख की थी, अभी वो 2 लाख की हो गई है, यानी कि 1 लाख रुपए की गुडविल राइट ऑफ हुई है। आपको याद करा दूं कि हेडिंग जो यूज करते थे हम लोग वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम टेंजिबल एसेट्स के लिए, और अमोर्टाइजेशन लगाते हैं हम, होता हुआ डेप्शन की तरह ही से ही है, बस हम उसको अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं या रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं अगर वो इनटेंजिबल एसेट है। तो सही मायने में हम अगर बात समझे तो 3 लाख से अगर 2 लाख गुडविल हो गई है, तो 1 लाख रुपए की गुडविल राइट ऑफ करी गई है, यानी कि अमोर्टाइज करी गई है, यानी कि डेप्रिशिएट हुआ है। तो डेप्रिसिएशन नहीं वर्ड यूज करते हम, यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं हम अमोर्टाइजेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन के बाद अमोर्टाइजेशन।
अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, आप चाहें तो यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपीस का था। अब और एसेट कोई है क्या यहाँ पर, देखिए और कोई एसेट के बारे में, तो टेंजिबल एसेट हो गई, इंटेंजिबल एसेट हो गई, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट नहीं होती है, आपको पता है। अब अगले नंबर पे जो बड़े तौर पर आपको जो बात ध्यान देनी होती है डेप्शंस या अमोर्टाइजेशन के बाद कि किसी एसेट को बेचने में कोई फायदा नुकसान तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं है। तो देखिए हमने मशीन को बेचा था और उस मशीन को बेचने पे हमें 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था, लास्ट में लिखा हुआ है कि वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10,000। तो ये भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसको भी हमें लेके आना होगा। अब चूंकि प्रॉफिट है तो ये प्लस हुआ होगा, इसलिए इसको डिडक्शन के तौर पे दिखाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट या गेन ऑन सेल, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन पे ये प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज का। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको फिर देखना है कि कोई आपने इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं पे करी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए देखिए, इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। देखिए जब भी परसेंटेज दी हुई है तो आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना है, कुछ भी हो उसको आपने कहीं से भी कैलकुलेशंस करनी है, ब्याज आपको पता करनी है कितनी है। अब अगर आप ध्यान दें तो परसेंटेज लगा हुआ है डिबेंचर्स के साथ में और 12% डिबेंचर्स है। देखिए डिबेंचर्स को ब्याज तो दी गई ही होगी, उनको तो ब्याज देनी ही देनी है, परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका नाम उसको ब्याज देनी है आपने, वो तो चार्ज है बिजनेस के लिए, उसको तो पे करना ही करना है। अब यहाँ पर ये बात हिडन है, ये बात कही नहीं गई कि आप ब्याज दीजिए, जब परसेंटेज दिख रही है तो इसका नाम आपने ब्याज देनी है, ब्याज दी होगी आपने, और जब आपने ब्याज दी होगी तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा। अब हम उसको इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने लिखा था, पर हमने उसको वहां से हटा करके लेके आना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ब्याज देने का काम वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है। तो पहले तो जब पीएल बना रहे होते हैं तो उस समय तो उनको इससे मतलब नहीं होता कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी काम के पर्पज से बनाना है या फलाने पर्पज से बनाना, उस समय तो उन्होंने प्रॉफिट लॉस बनाया, तो उन्होंने वहां पर उसको ब्याज को लिखा। अब ये ब्याज जो है हम वापस यहाँ पर जितनी दी गई है ऐड करेंगे और उसको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम ऑपरेटिंग के लिए यूज करते हैं तो वहां पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको निकाल के लाएंगे और उसको दिखाएंगे कहां पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब सवाल उठता है कि ब्याज कितनी है। ब्याज के लिए आप देखिए दो फिगर दिए हुए हैं, एक फिगर दिया हुआ है डिबेंचर्स का पिछले साल का 4 लाख रुपीस, और अब जो है डिबेंचर्स का इस समय फिगर हो गया है 5 लाख रुपीस। तो सवाल ये उठता है कि 4 लाख के ऊपर ब्याज दें कि 5 लाख के ऊपर ब्याज दें। इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में नोट नंबर 1 में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपीस 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। देखिए 4 लाख के डिबेंचर्स तो पहले से थे, अब 5 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख रुपीस के डिबेंचर और इश्यू किए गए। जो डिबेंचर्स पहले से थे 4 लाख के, उसके ऊपर तो आपने ब्याज देनी ही देनी है, उनको तो आप ब्याज दोगे ही दोगे, क्योंकि उनके पैसे को आप शुरू से यूज कर रहे हो। सिर्फ मुद्दा इस बात का है कि जो नए डिबेंचर इश्यू किए गए हैं उनको हमने ब्याज देनी कि नहीं देनी है। 4 लाख और 5 लाख हो गया, यानी कि 4 लाख पहले से थे, 1 लाख नए आ गए, तो इन नए वाले को जो इश्यू किए, जो नए डिबेंचर इश्यू किए हैं, इनको हम ब्याज देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने बताया कि इन डिबेंचर्स को इश्यू किया गया था 1 अप्रैल 2017 में, यानी कि इस साल की शुरुआत के पहले दिन में इश्यू किया गया था। इस साल के शुरुआत के पहले दिन में इश्यू किया गया था, तो यानी कि इनके पैसे को पूरे साल यूज किया है। तो 4 लाख के जो डिबेंचर्स थे उनको तो ब्याज देनी है, और 1 लाख के डिबेंचर्स जो है उनका भी पूरे साल पैसा यूज किया है, तो 4 लाख और 1 लाख मिला के यानी कि 5 लाख के ऊपर हमें ब्याज देंगे। तो 5 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर हम ब्याज देंगे 12% की, और 12% की ब्याज अगर हम 5 लाख के ऊपर निकालते हैं तो ये हो जाएगी आपके 60,000 रुपीस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बात ध्यान देने कि हम 5 लाख के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं। तो
60,000 रुपीज की इंटरेस्ट इनकी आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये है 60,000, हमने इसका टोटल कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 1 2 एंड ये हो गया जी 3 लाख रुपीस। ये ऐड होना है और यहाँ पर केवल एक ही आइटम है, इसको हमने यहाँ पे लिखा और ये लेस होना है। तो 5 लाख में 3 लाख रुपीस ऐड होंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जब वो लेस हुआ तो हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसमें और बैलेंस निकल के आ जाता है 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख, 8 लाख माइनस 10,000 यानी कि 7,90,000। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम लोग ई और एफ पे आते हैं और हमने लिखा है कि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इस जगह पे हमने लिखा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के पार्ट से। तो करंट एसेट्स वाले पार्ट को हमने अभी तक बिल्कुल या करंट लायबिलिटीज के पार्ट को डिस्कस नहीं किया है, तो अब उसके इफेक्ट को हमने देखना है। ई पार्ट में हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देखिए जब भी करंट एसेट डिक्रीज होती है तो पैसे आ रहे होते हैं, इसलिए हम ऐड करते हैं, और अगर कोई करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसे हमारे पास फिर आ रहे होंगे, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी करंट एसेट को तो यानी खरीद रहे हैं, यानी कि उसमें पैसे जा रहे होंगे, तो इसलिए हम लेस करते हैं। और इसी तरह से अगर कोई करंट लायबिलिटी कम हो जा रही है तो उसका मतलब हमने उसके पैसे वापस कर दिए हैं, तो फिर पैसे जा रहे होंगे, इसलिए हम उसमें लेस करते हैं। तो अब हम आएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जब हम आएंगे तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान देना होगा। देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं यूज करना होता है, जो जबकि वो करंट में होते हैं। रीजन क्या है कि उसी से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर देते हैं। अब एक बात और भी आपको याद करानी है कि अगर कोई हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट पड़ी, जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई करंट नेचर की इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बेच करके तुरंत पैसा ला सकते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी जो है हम लोग कैश मान के चलते हैं, नियर टू कैश मान के चलते हैं, उसको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट अगर दी होंगी तो वो ई और एफ पार्ट में नहीं कंसिडर होंगी, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा और उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यूज करना है। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज में अगर दिया हुआ है तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करके चलते हैं। वो करंट लायबिलिटीज में होता जरूर है पर उसको यहाँ इसलिए नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि वो बिजनेस के फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, उसको बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। पहले इसको वहां पर शो किया जाता था पुराने बुक्स में, अब आपने इसको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, सबसे पहले चल रहा हूं करंट लायबिलिटीज में और ए पॉइंट पे चल रहा हूं। करंट लायबिलिटीज में ए पॉइंट है, ए पॉइंट में नोट नंबर 3 दिया हुआ है, जिसका भी नोट नंबर दिया होगा उसको वहीं से लेके चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है अब नए स्टैंडर्ड के अनुसार वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, जबकि वो करंट में दिया। वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर पैसे उसमें बढ़ रहे आ रहे हैं तो उसका नाम इनफ्लो है, और अगर पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए नोट नंबर 4 दिया हुआ है और ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट अलग से देना होता है जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास है करंट लायबिलिटीज का कुछ भी पार्ट यहाँ पर कंसिडर करने के लिए नहीं है। फिर चलते हम करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स में मैंने जैसा कि पहले बताया कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो ये कैश का ही पार्ट है। इसको कैश का पार्ट क्यों माना जाता है? देखिए कैश नहीं है हेडिंग हमारी, वो हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो बिल्कुल कैश के जैसी हैं, जिसको कैश के माफिक ही हैं, उनको कैश ही सपोज करके चलते हैं। जैसे चेक्स पड़े हुए हैं या ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, वो तुरंत के तुरंत कन्वर्टेबल है कैश में, उनसे पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है उनमें क्या होता है कि अब हम लोग ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन उसमें जैसे ही हम लोग एक क्लिक करते हैं सेल का बटन, उससे पैसे तुरंत के तुरंत हमारे पास दूसरे दिन पैसे या
2-3 दिन के अंदर पैसे आ जाते हैं। तो वो पैसे हमारे एक तरह से कैश ही है, उससे तुरंत का तुरंत पैसा मिल जाता है। तो इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट को अभी हम कैश मानते हैं, तो ये कैश की पार्ट कंसिडर किया करके चला जाएगा। तो ये भी हमें यहाँ पे नहीं लेना है, और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को तो नहीं लेना होता है, क्योंकि इसी से ही हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर देना होता है। तो अब बच गए यहाँ पर केवल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो 1,30,000 से आपकी हो गई है 2,60,000। केवल इसी पार्ट को हम कंसिडर करके चलेंगे। तो इन्वेंट्री जो है 130 से आपकी जो है वो बढ़ गई है और बढ़ करके हो गई है 260। तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा है। तो अगर इंक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है तो आपने क्या करना है, इसको यहां पे लिखना है इन्वेंट्री। 1,30,000 से 2,60,000 हो गई, तो ये कितनी हो गई है जी आपकी, चेंज हो गई है 1,30,000। यहां पर कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे नील लिख दिया। आपको ये सीधा सीधा भी लिख सकते हो, और ये 1,30,000 जो है यहाँ पर आएगा, ये डिडक्शन है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस हो गई है। तो आगे वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर अब आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऊपर आपका 7,90,000 था, 7,90,000 में से 1,30,000 माइनस हो गया, तो ये रह जाएगा आपका 6,60,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर हम बड़े तौर पे कहते हैं कि इतने रुपए के ऑपरेशन से हमें कैश मिले, तो इसलिए क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, हमने लिखा कैश जनरेटेड। कभी कभी ये माइनस में भी आंसर होता है, यानी कि उसमें पैसे चले गए, तो हम लिख रहे होते हैं तब कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने लिखना होता है इनकम टैक्स पेड। देखिए एक सपोजिशन ये लेके चलते हैं कि जितना प्रोविजन पिछली बार बनाया गया था, वो वाला प्रोविजन इस साल जब समय आया हमने वो सरकार को टैक्स उतना दिया, और जो अभी प्रोविजन बनाया ये हम अगले साल पे करेंगे। तो इसलिए चूंकि आज इस बार बनाया होता है, उसको हम स्टार्टिंग में ऊपर ऐड करते हैं, क्योंकि अभी वो नॉन कैश है, अभी हमने उतना पे नहीं किया है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि एक्चुअल में हमने इनकम टैक्स पे कितना किया है। तो इनकम टैक्स जो है वो पे कितना किया है, ये हम चलते हैं और देखते हैं कितना इनकम टैक्स पेड था। तो इनकम टैक्स पेड जो होगा वो लास्ट ईयर वाला फिगर पे किया जाता है, तो ये आ रहा है आपका 1,65,000। तो 1,65,000 रुपीज का आप टैक्स पे कर रहे हो। यहाँ पे आप लिख दीजिए 1,65,000 टैक्स का पेमेंट। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके सिलेबस में है नहीं, और इस क्वेश्चन में भी नहीं है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स पे किया है तो इतना अमाउंट इससे लेस होगा। और फाइनली इस एक्टिविटी में आपका आंसर आ जाएगा 660 माइनस 165, तो ये हो जाएगा आपका 4,95,000 रुपीज। 4,95,000। आगे चलते हैं, अब हम लोग सेकेंड एक्टिविटी को शुरू करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में हमने ये शो करना होता है इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर हुई है। अब इन्वेस्टमेंट करते समय कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे काम के नहीं होती है उनको हम सेल भी करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या लेना होता है, इन्वेस्टमेंट्स की बात का मतलब क्या है कि नॉन करंट एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट्स में जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, वो नॉन करंट एसेट्स में कितने पैसे लगे। अगर वो कोई एसेट सेल करती है तो उससे पैसे आते भी हैं। तो यानी कि इस जगह पर अगर हमें कंसीडर करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो सीधा चले जाना चाहिए कहां पर, आपको नॉन करंट एसेट्स हेडिंग के अंदर। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं नॉन करंट एसेट हेडिंग के अंदर। नॉन करंट एसेट्स में क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले आपको लिख के दिया हुआ फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स में नोट नंबर 5 पड़ा हुआ है। अगर नोट नंबर 5 पड़ा हुआ है तो यहां से हम उसको नहीं डील करेंगे, हम सीधा नोट नंबर 5 पे जाएंगे। जब हम नोट नंबर 5 पे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मशीनरी की बात हो रही है, और मशीन का हमने अकाउंट बनाया हुआ है। तो अगर हमने अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर हम यहां से छोड़ करके हम अकाउंट पे चलेंगे, और अकाउंट में जाकर चेक करेंगे कि हमने क्या परचेज किया है और क्या सेल किया है। तो क्वेश्चन में हम चल रहे हैं अकाउंट में।
तो मशीन के अकाउंट में अगर आप चलते हो तो आप देखो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप अगर बड़े तौर पर लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, मेन यही लिखना होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। एक तो ये परचेज किया गया है 6,80,000 का। दूसरा आपने यहाँ पर सेल किया है। तो चलिए इनको पहले तो लिख लें, परचेज और सेल को। जब हम परचेज और सेल को लिखते हैं तो अकाउंट पे आते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकाउंट में, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो आपके समझने के लिए। वैसे अगर आप देखेंगे ज्यादातर बुक्स में ये कुछ भी ऐसा नहीं लिखा रहता है, तो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ इनफ्लो और आउटफ्लो समझने के लिए। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिखें। हम लोग नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे थे। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले जो एसेट मिली थी वो मशीन थी, और एक मशीन को हमने परचेज किया और एक मशीन को हमने सेल किया है। तो जब हम सेल करेंगे मशीन को तो पैसे आएंगे, तो सेल ऑफ मशीन इनफ्लो होगा। और इसी तरीके से अगर हम परचेज कर रहे हैं मशीन को तो पैसे जाएंगे, तो परचेज ऑफ मशीन यहाँ पे लिख दिया मैंने। आपको ध्यान होगा आपने मशीन को सेल किया था 50,000 रुपीज में, और बैलेंस करके आपने परचेज करी थी, मशीन निकाली हुई थी इसकी वैल्यू, और वो थी आपकी 6,80,000 रुपीज। अब हम इसके बाद देखते हैं कि और इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर क्वेश्चन में देखते हैं और कौन सी नॉन करंट एसेट के बारे में बताया गया है। तो नॉन करंट एसेट्स जो है यहाँ पर टेंजिबल हमने अभी तक कंसिडर कर ली। अब हम इनटेंजिबल पे आ रहे हैं। इनटेंजिबल में गुडविल थी। मैं आपको फिर से क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। ये गुडविल थी आपके इनटेंजिबल में, लास्ट में दिया हुआ है, जो कि 3 लाख से 2 लाख हो गई। तो ये राइट ऑफ हुई थी, एक तरह से डेप्रिशिएट हुई थी कहते थे। डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, फिर भी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, इसमें कुछ भी परचेज एंड सेल नहीं है। हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि अब कौन सी नॉन करंट एसेट है। तो हमने टेंजिबल भी देख लिया, इंटेंजिबल भी देख लिया। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पढ़े। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के फिगर पे ध्यान दीजिए कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपकी पहले 2 लाख की थी, अभी वो 3 लाख की हो गई है। यानी कि आपने 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट और करी। अगर आपने 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट और करी है तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और खरीदी है तो भाई आउटफ्लो ऑफ फंड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में लिख दिया, और ये था भाई 1 लाख रुपीस का। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई भी नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल 3 ही चीजें थी, तीनों को हमने कंसिडर कर लिया। तो हमारे पास अमाउंट आया कितना, 50,000 रुपीस। फिर हमारे पास से अमाउंट गया कितना, चला कितना गया, 7,80,000 रुपीस। और फाइनली इतने पैसे अगर चले गए तो ये माइनस में शो। अब हमारे पास 50,000 आए हैं और 7,80,000 चले गए हैं, तो फाइनल फिगर क्या हो गया? फाइनल फिगर हमारा हो जाएगा 7,30,000 रुपीज, और ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसका आंसर होगा कैश यूज्ड, इतने पैसे चले गए इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको बड़े तौर पर क्या बात ध्यान देनी होती है कि बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या लिखना होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो सेकंड एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई। आइए अब चलते हैं हम तीसरी एक्टिविटी पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जिससे हमारे फाइनेंसेस आए हैं, जिससे बिजनेस चल रहा है, बेसिकली सारी लायबिलिटी साइड एक्सेप्ट करंट लायबिलिटीज। इसमें अगर हम बड़े तौर पर ध्यान रखेंगे तो रिकॉल करवा दूं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट,
इनके डिटेल्स को लेना होता है, इसके इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना होता है, प्लस उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स का जो पेमेंट किया है, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार पहले डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हेडिंग लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिखें और चाहे तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे पहले हमें शेयर होल्डर्स फंड पे जाना चाहिए, दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे या नॉन करंट लायबिलिटीज पे जाना चाहिए, और तीसरा करंट लायबिलिटीज में से हमने देखना है कि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल के ऊपर देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड पे चल रहे हैं। शेयर कैपिटल के अंदर शेयर्स की डिटेल है, कोई भी नोट नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से डील करेंगे। 17 लाख से 19 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल हो गया है। अगर 17 लाख से 19 लाख हो गया है, यानी कि 2 लाख रुपया बढ़ गया है, यानी कि 2 लाख रुपीस के हमने शेयर इश्यू किए होंगे। अगर 2 लाख के शेयर इश्यू किए होंगे तो फिर हमारे पास पैसे आए होंगे, यानी कि इनफ्लो हुआ होगा। हम लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर क्लास दिया हो तो बेटर रहेगा, साथ के साथ क्लास भी लिखें। तो 2 लाख रुपीस शेयर से आए। इसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी कंसीडर्ड है। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करी गई है। नॉन करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर 2 दिया हुआ है, इसलिए सीधा मैं नोट नंबर 2 से ही जाके कंसीडर करके चलूंगा। तो नोट नंबर 2 में दिया हुआ है डिबेंचर्स, जो कि 4 लाख से हो गए 5 लाख, यानी कि यहाँ पर हमने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। अगर डिबेंचर्स हमने इश्यू किए हैं तो फिर हमारे पास पैसे आ रहे होंगे, यानी कि इनफ्लो होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और कितने रुपए के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं? 1 लाख रुपीस के। सॉरी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कंसीडर कर ली, और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में था, और बैंक ओवरड्राफ्ट तो 1,75,000 का था, अब हो गया 1,70,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट में 5,000 रुपीज कम हो गए, यानी कि बैंक को हमने इतना पैसा वापस कर दिया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यहाँ पर लेना होता है, तो चूंकि वापस कर दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसे जा रहे होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट रिटर्न या रिफंड कितने रुपए वापस कर दिए? 5,000। इस जगह पर शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनको लिखना होता है। इनफ्लो और आउटफ्लो उसमें आप अकॉर्डिंगली चेक करेंगे, बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब लोन्स लिए हैं, घट रहे हैं वापस कर दिए, तो इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ पर उसका देखना है। प्लस इसके अलावा इनके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, कोई इनका डिविडेंड्स का पेमेंट किया जा रहा है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अब आपको ध्यान होगा हमने कैलकुलेट भी किया था, और मैं आपको शो भी करता हूँ। ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये 60,000 रुपीज का डिबेंचर्स हमने जो थे उसके ऊपर इंटरेस्ट था हमारा, और ये कैलकुलेशन ये मैंने यहाँ पर करी थी। 60,000 ही आया हुआ है आपका। तो ये 60,000 रुपीज की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी गई। हमने यहाँ पे ऐड किया और इसको बाहर निकाल के ले आए और लाकर कहाँ दिखाना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर आप डिविडेंड्स का पेमेंट कर रहे हो, अगर आप ब्याज का पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हमने यहाँ से निकाला और इसको ले जाके कहाँ पे दिखाना है? अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो याद रखने के लिए क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, प्लस उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। तो अब हमने इंटरेस्ट पे करिए, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये ऊपर से हम यहाँ लेके आए हैं, और ये था 60,000 रुपीज का। इसके अलावा डिविडेंड्स का क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर डिविडेंड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और हमने ऊपर के पार्ट को कंप्लीट कर लिया, तो हम इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आए कितने हैं? 3 लाख रुपीस।
और यहाँ से पैसे हमारे पास से गए कितने हैं, 65,000 का आउटफ्लो हुआ। 3 लाख आए, 65,000 चला गया। ऊपर ब्रैकेट गलत लगा दिया, पहले इसको मैं ठीक कर दूं। 3 लाख रुपीस आए हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, इस जगह पे ब्रैकेट लगना चाहिए, और वो है भाई आपका 65,000। तो 65,000 रुपीज गए हैं और नेट रिजल्ट क्या रहा हमारे पास कि 2,35,000 रुपीज बढ़ गए। तो हम लोग लिखेंगे कैश बढ़ गया, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम 4 स्टेप पे चलते हैं। जब हम 4 स्टेप पे चलते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमारे पास टोटल तीनों एक्टिविटी से क्या इफेक्ट आया। तो पहली वाली जो एक्टिविटी थी उसमें क्या हुआ, सेकंड वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, थर्ड वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, तीनों एक्टिविटीज के इफेक्ट को हमने लिखना होता है। तो पहली वाली एक्टिविटी यानी कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें 4,95,000 प्लस हुआ था हमारे पास, तो प्लस हुआ है 4,95,000 रुपीज। दूसरी वाली एक्टिविटी में ये माइनस हो गया था 7,30,000 रुपीज। और तीसरी एक्टिविटी में अभी हम यहाँ देख रहे हैं 2,35,000 रुपीज प्लस हो रहे हैं। तो सबको यहाँ पर फाइनल करेंगे। फाइनली हम जोड़ लेंगे 2,35,000, 4,95,000 और 7,30,000। तो इत्तेफाकन नील, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, नील है फैक्ट। 495 और 235 को जोड़ा तो भाई ये 730 आ रहा था और 730 यूज हो गया। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में चलते हैं। तो हम 4th पार्ट में यहाँ पे लिखते होते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी। तो यहाँ पर नेट इंक्रीज लिखते हैं अगर बढ़ जाता है तीनों एक्टिविटीज के बाद, अगर ये घट जाता है तो हम डिक्रीज लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, इट इज नील, कुछ भी नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। वो 730 आया और 730 चेंज चला गया हमारे पास। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में देखिए कितने हैं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगिनिंग में है 40,000 रुपीज। आपको एक बात और भी याद करानी है मैंने कि अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो यानी कि कैश शुरू में कितना था, 40,000 ये था और करंट एसेट्स का 170 था, ये भी कैश है। तो टोटल हमारे पास 170 और 40 मिला के 2,10,000 था। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट भी थी हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था हमारे पास, एक बार फिर से देख लूं, 40 और 170। तो ये था 40,000, ये था 1,70,000। तो शुरू में कैश इक्विवेलेंट्स जो थे हमारे पास थे वो थे भाई 2,10,000। अब इसके बाद अब हम एंड में देखते हैं कि हमारे पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड के लेंगे और एंड में भी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड में क्वेश्चन में देखते हैं तो एंड में दिया हुआ है 1,40,000 और 70,000। तो 70,000 कैश का है और 1,40,000 करंट इन्वेस्टमेंट का है। तो ये हो जा रहा है आपका 2,10,000। तो देखिए अब आंसर हमने कैसे दिया कि शुरू में नील चेंज था पूरे साल का, 2,10,000 बिगिनिंग में था और इसी तरह से 2,10,000 एंड में आ गया। तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय
जो ध्यान देना है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी कैश इक्विवेलेंट्स हैं, वो भी कैश का पार्ट है। चलिए, ओके देन, बाय बाय।